everyone, I am Divya and today I am going to explain you about Lakshmikant book chapter number 5 Union and its territories. So let's start. Union and its territories. So in this chapter we will discuss about article number 1, article number 2, article number 3, article number 4 about Beriberi Union case and integration of princely states and formation of new states and some of the old and new names of the states. So let's start. Article number 1 to 4 under part 1 of the constitution deal with the union and its territories. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 25 पार्ट्स हैं. सो जो पार्ट 1 है वो किससे डील करता है यूनियन एंड टेरिटरीज से डील करता है. उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं 4 आर्टिकल्स हैं और ये 1 to 4 आर्टिकल्स यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की. सो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि इंडिया है उसके नाम को लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ असेंबली में. कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए पुराना वही लाइक भारत नाम होना चाहिए, ठीक है. एंड लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं उसका मॉडर्न नेम होना चाहिए क्या इंडिया. सो ये बात मतलब असेंबली में रखी गई. फिर बाद में क्या हुआ उन्होंने बोला कि नहीं हम दोनों नाम कंसिडर करेंगे इंडिया दैट इज भारत, ठीक है. तो मतलब इस कंट्री क्या है दो नेम है इंडिया भी है और भारत भी है. सो भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. हमारा जो नेशन है वो क्या है यूनियन है स्टेट्स का. मतलब यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उन सब क्या हुआ उन सब का एक यूनियन बना जिससे कि एक कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है. नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. मतलब यहाँ पे क्या है फेडरेशन नहीं है. मतलब लाइक इन अमेरिका में क्या हुआ टोटल स्टार्टिंग में टोटल 13 कंट्री स्टेट्स थे, ठीक है. तो उन 13 स्टेट्स ने क्या किया एक मीटिंग की और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम क्या होंगे कि एक नेशन का फॉर्मेशन करेंगे. मतलब फेडरेशन हुआ उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उन्होंने क्या किया एक नेशन का फॉर्मेशन किया जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनके पास हर इंडिविजुअल स्टेट्स के पास ये राइट है कि वो अपने स्टेट का एरिया या तो डिमिनिश कर सके मतलब छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं या क्या हो सकता है उनके पास इवन ये तक राइट है कि वो अगर चाहें तो इन फ्यूचर अपने आप को उस नेशन से अलग भी कर सकते हैं. मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी इन फ्यूचर वो काम कर सकते हैं. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं सो एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स. सो जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को खुद से मतलब अपने आप को इस कंट्री से अलग कर सके या अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बना सके. सो इसलिए बोला गया है कि भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है. तो ये तो डिफरेंस था इन दोनों में. और ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये क्या बताता है कि टाइप ऑफ पॉलिटी इस स्टेट मतलब इस कंट्री की पॉलिटी क्या है. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे यहाँ क्या है फेडरल सिस्टम है मतलब डुअल गवर्नमेंट है. एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेकिन ज़्यादा पावर है, ठीक है. तो उनके पास ज़्यादा पावर है तो वो मतलब स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को इससे अलग कर सकें या अपने एरिया का जो उनकी जो बाउंड्रीज है उसमें कोई अल्ट्रेशन कर सकें या उनमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकें. ये राइट किसके पास है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. नेक्स्ट पॉइंट. States are divided only for administrative convenience, not that states have any predetermined identity. मतलब states सिर्फ किस लिए डिवाइड किए गए हैं ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अच्छे से हो सके. इसलिए हमने क्या किया है स्मॉल स्टेट्स को मतलब बाइफर्केट किया है, ठीक है. जैसे 28 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट्स में खुद की उनकी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में उसके वेलफेयर के बारे में काम करती है. इसलिए हमने इसको क्या किया है वो क्या है डिवाइड किया है. तो एक जो पर्टिकुलर खुद के जो स्टेट है उसकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है. सो नॉट दैट स्टेट्स हैव एनी प्री डिटरमाइंड आइडेंटिटी. फर्स्ट शेड्यूल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल है. उसमें से जो पहला शेड्यूल है वो क्या बताता है हमें नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स. जो हमारा स्टेट है उसका नेम क्या है और उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब उसकी
बाउंड्रीज के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एट प्रेजेंट लाइक इन 2020 वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले क्या था, 29 स्टेट्स थे जब आंध्र प्रदेश दो पार्ट में बाइफरकेट हुआ था, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। सो हमारे पास कितने हो गए थे, 29 स्टेट्स हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर ही लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है वो अब स्टेट्स ना रह के क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरीज हो गया। ठीक है, सो तो उससे क्या हुआ कि एक अब कम हो गया, तो अब पहले जो 29 थे अब कितने हो गए, 28 ही हो गए स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरीज जो स्टार्टिंग में 7 थे, ठीक है, तो 2 और ऐड हो गए, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या हुआ, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या हुए, स्टार्टिंग में क्या थे, वो तो सेपरेट टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अभी क्या हो गए, दोनों कंबाइंड हो गए लाइक। ठीक है, तो अभी टोटल कितने हुए हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, लाइक 28 स्टेट्स इंडिया की, वो इंक्लूडेड है, प्लस यूनियन टेरिटरीज जितनी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो इंक्लूड है, प्लस टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऐसी टेरिटरीज जो कि इन फ्यूचर में गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो ये होगी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात। सेकंड है यूनियन ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, सिर्फ स्टेट्स आते हैं, जितने भी 28 स्टेट्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी एज इट इज अ सॉवरेन स्टेट। इंडिया क्या कर सकता है, फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, मतलब बाहर से किसी भी टेरिटरी को वो अपने अंडर में ले सकता है। अगर वो चाहे नेपाल को अपने अंडर में लेना तो वो ले सकता है, इसके लिए बस उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। एज इट इज सॉवरेन स्टेट, क्योंकि क्या है, वो एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब उसके ऊपर किसी का भी डोमिनेंस नहीं है, लाइक वो अपने मैटर्स को खुद ही सॉल्व कर सकता है। मेथड ऑफ एक्विजिशन, अब क्या मेथड है जिससे वो एक्वायर कर सकता है, तो 3 मेथड है, सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया कैन एक्वायर गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम एक्सेट्रा। हमने अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं तो हमने देखा भी है कि हमने क्या एक्वायर किया है, हम गोवा को किया है, दमन एंड दीव को, सिक्किम को। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 1 की। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। सो आर्टिकल नंबर 2 स्टेट्स दैट एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हम क्या कर सकते हैं, किसी नए स्टेट्स का एडमिशन कर सकते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं इंडियन की टेरिटरी में, दूसरा उसको एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। सो इन दोनों टर्म्स में मेजर डिफरेंस क्या है, एक्चुअली एडमिशन का यहाँ मतलब है कि जैसे कोई भी लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया नेपाल का, अगर हम चाहें तो उसको इंडिया में एडमिट कर सकते हैं, अगर वो इंडिया के साथ मर्ज होता है तो क्या हो जाएगा, वो उसका एडमिशन हुआ है, मतलब वो एडमिट हुआ है। और एस्टैब्लिशमेंट में क्या हुआ, लाइक हमने कोई एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया है, जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया और हमने क्या बना दिया, उसमें से एक आधा हिस्सा है तेलंगाना बना दिया। सो ये क्या हुआ, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, Parliament can admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकता है, नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया में, या तो एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी जो उसको फुलफिल करनी होगी। आर्टिकल नंबर 2A, जो आर्टिकल 2 का ए पार्ट है, उसने क्या बताया कि सिक्किम को हमने क्या किया है, यूनियन ऑफ इंडिया में हमने एसोसिएट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 क्या बताता है, पार्लियामेंट्स के पास क्या पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्लियामेंट्स के पास कौन कौन सी पावर है, ये हमें कहाँ पता चलती है, आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू पता चलती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो उसके जो एरिया है उसको क्या कर सकते हैं, उसको अल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और जो नेम है, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो एट प्रेजेंट हमारे पास स्टेट्स हैं, अगर हम चाहें कि नहीं इसका नाम चेंज करना तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक इलाहाबाद जो नाम था उसका नाम अभी क्या हो चुका है, प्रयागराज।
ये है लाइक यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि स्टार्टिंग में नाम था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, एंड पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके किसी भी स्टेट की एरिया को। अल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, एंड किसी भी स्टेट के नेम को या उसकी बाउंड्रीज को चेंज या मॉडिफिकेशन कर सकता है। क्रिएट न्यू स्टेट्स बाय, अब हम क्या कर सकते हैं, नए स्टेट्स तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 3 प्रोसेस है। पहली क्या है, सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट से उसकी टेरिटरी को सेपरेट करना। दूसरा, यूनाइटिंग स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, या तो आप क्या करो 2 स्टेट्स को यूनाइट कर दो, मर्ज कर दो। तीसरा, यूनाइटिंग टेरिटरी विथ स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, या तो आप किसी टेरिटरी को और या किसी स्टेट्स के या उसके पार्ट्स को मर्ज कर दो। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टू डू दिस, प्रेसिडेंट हैज़ टू गेट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, एंड ये करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ही ये राइट होता है कि वो किसी भी एरिया के उसको नाम में चेंजेस करना है या उस स्टेट की एरिया में कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो इसका रिकमेंडेशन कौन देता है, प्रेसिडेंट ही देता है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट पहले जिस स्टेट के नेम को या उसकी बाउंड्री को कंसर्न करना है, मतलब चेंज करना है, तो पहले क्या करेगा, वो उस स्टेट के लेजिस्लेचर से भी व्यूज लेगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करे या नहीं भी कर सकता है, वो कोई बाउंड नहीं रहता है, मतलब उसके ऊपर ये नहीं रहता कि नहीं जो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे उन्हें वही काम करना है। ठीक है, वो बस क्या करते हैं, उनका एक व्यू दे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इनको देते हैं कि आप क्या मतलब आपका अगर कोई ओपिनियन है, आपको कोई व्यू है, तो आप अपने रिकमेंडेशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए बाउंडेड नहीं है। देन कैन रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू द पार्लियामेंट, फिर क्या होता है, उसका जो रिकमेंडेशन है वो जो बिल है वो पार्लियामेंट में दिया जाता है। नॉट पॉसिबल विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, लेकिन ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के उसमें बिना पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया कि प्रेसिडेंट है ना, वो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जो स्टेट के व्यू है उसको माने या ना माने। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, अगर वो चाहे तो उनके व्यू को सुन सकता है, उनको अडॉप्ट कर सकता है, नहीं अगर उसका नहीं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये इसके अगेंस्ट है, इसको मतलब इसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको मतलब मना भी कर सकते हैं। For union territories, Parliament can take decisions without reference to the President or opinion of the Union territories. हाँ, एक एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के केस में पार्लियामेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसमें प्रेसिडेंट का रेफरेंस होना, मतलब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना, या तो उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है। इसमें मेजर रोल किसका रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रहता है। ठीक है, तो ये बात होगी आर्टिकल नंबर 3 की। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 and 3, दैट इज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 में, जहाँ पे बताया है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, नए स्टेट्स का या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या तो उनके अल्ट्रेशन में या उनकी बाउंड्रीज में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये कोई अमेंडमेंट्स के थ्रू नहीं होंगे। लाइक इन सब को करने के लिए हमें किसी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे जो लॉज पास करने होते हैं तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अंडर आर्टिकल नंबर 368। इस 368 आर्टिकल के अंडर क्या होता है, बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, उस अमेंडमेंट के बाद ही कोई काम, मतलब कोई जो लॉ है वो एक्ट बनता है। लेकिन कि अगर हमें स्टेट का कोई नया स्टेट बनाना है या उसका फॉर्मेशन करना है या उसके नेम में चेंजेस लाने, तो उसके लिए हमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल मेजॉरिटी, मतलब सिंपली जैसे कि किसी एक ऑर्डिनरी लॉ को जो हम पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जैसे वो पास हो जाता है, सेम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही ये सारे लाइक किसी स्टेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जा सकता है, उसका नेम चेंज किया जा सकता है, या उसकी बाउंड्रीज में अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यह आर्टिकल नंबर 4 बोलता है। अब आप बात करते हैं बैरूबारी यूनियन
केस की। एक्चुअली बेरुबारी एक स्मॉल विलेज है, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में। सो क्या हुआ था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन इफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरियाज ऑफ स्टेट्स मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन सीड इंडियन टेरिटरीज। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन किया, अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट्स की एरिया को डिमिनिश कर सकता है, मतलब उसके मॉडिफाई कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट किसी भी इंडियन टेरिटरी को सीड कर सकता है। ठीक है, मतलब सीड मतलब क्या, उसको अलग कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था 1960 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सीड द टेरिटरी ऑफ बेरी यूनियन इन वेस्ट बंगाल टू ईस्ट पाकिस्तान। उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लाइक उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो जो बेरी यूनियन है, जो कि ईस्ट मतलब उधर वेस्ट बंगाल में जो आता है, वो पार्ट हमें किसको दे देना चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान को देने का उन लोगों ने ये डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके अंडर आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 कैन ओनली सीड बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मतलब उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अंडर आर्टिकल नंबर 368। दस नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, इसलिए नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में किया गया था। बट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज नो नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन क्या हुआ, बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा वहाँ पे मतलब डिस्प्यूट होने लगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर क्या हुआ, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2015 में। इसमें क्या किया गया था, ये क्यों बना था, ताकि एक्सचेंज कर सके जो सर्टेन टेरिटरीज थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उनकी टेरिटरीज को एक्सचेंज करने के लिए। सो इंडिया टू बांग्लादेश, मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को टोटल 111 इनक्लेव्स दिए थे और बांग्लादेश ने इंडिया को 51 इनक्लेव्स दिए थे। डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर बॉर्डर, 6.1 किलोमीटर जो बॉर्डर थी उसका क्या किया गया था, डिमार्केशन किया गया था। और इसी एक्ट के थ्रू ही जो टेरिटरीज थी असम की, वेस्ट बंगाल की, मेघालय की एंड त्रिपुरा की, इसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री, अब इंडिया और जो बांग्लादेश है, ठीक है, उसकी बाउंड्री के बारे में भी बात करते हैं। 4000 किलोमीटर प्लस इसकी बाउंड्री है जो शेयर करते हैं। डिटरमाइंड बाय रेडक्लिफ लाइन, एक्चुअली रेडक्लिफ अवार्ड के थ्रू ही क्या हुआ था, जो बाउंड्री है वो बताई गई थी, तो 1947 में। बेक अवार्ड 1950 में आया था। नेहरू नून एग्रीमेंट किया गया था, मतलब नेहरू जी उस समय क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जो नून थे वो क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान में थे। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जो डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री को लेके कि इतना पार्ट हमारे अंडर आना चाहिए, इतना पार्ट हमारे अंडर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। 1960 में फिर वो बेरूबारी यूनियन केस आया और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुई 1974 में कि कितना पोर्शन इंडिया में होना चाहिए, कितना पोर्शन बांग्लादेश में होना चाहिए। टू सॉल्व डिमार्केशन, इसको सॉल्व करने के लिए, नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व सम एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विच वुड नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उनकी जो टेरिटरी को एक्सचेंज करने के लिए उनको क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए। 2011 प्रोटोकॉल टू द 1974 एग्रीमेंट, 2011 में प्रोटोकॉल पास किया गया था 1974 के अमेंडमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, इसमें क्या थी, जो गवर्नमेंट थी असम की, मेघालय की, वेस्ट बंगाल की एंड त्रिपुरा की, उन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट किया था। 2015 revised version of 1974 agreement adopted 100th constitutional amendment, मतलब 100th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो 2015 में क्या किया था, इसका रिवाइज वर्जन आया था 1974 एग्रीमेंट का, जो अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस,
एक्चुअली जब हमें फ्रीडम मिल चुकी 1947 में, अब क्या बात थी कि जब जितने भी स्टेट्स हैं वो चाहते थे कि मतलब स्टेट्स थे वो चाहता था कि उनका लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड, मतलब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का डिवीज़न हो। तो जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अपॉइंटेड, तो जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन थे उन्होंने क्या अपॉइंट किया था, धार कमीशन आया था, जिसके चेयरमैन कौन थे, एस.के. धार। सजेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। तो बाद में क्या हुआ, 1948 में JPV कमेटी फॉर्म की गई थी। जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, पी स्टैंड फॉर पट्टभाई सीतारमैया एंड वी स्टैंड फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो JPV कमेटी में क्या हुआ था, उनका क्या सजेशन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमें स्टेट्स का डिवीज़न करना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के लिए। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब ताकि हर स्टेट्स में अच्छे से प्रॉपर फंक्शन हो सके, इसलिए हमें उसका डिवीज़न करना चाहिए। बाद में क्या हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेस पे नहीं होना चाहिए। फिर अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट फोर्स टू क्रिएट आंध्र प्रदेश आउट ऑफ मद्रास ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 1953 में गवर्नमेंट मतलब फोर्सफुली क्या हुआ, उन्होंने आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया। किसको अलग किया, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, कब किया था, 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग किया। ठीक है, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहला स्टेट बना था वो क्या था, आंध्र प्रदेश था, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। एक्सटेंडेड एजिटेशन एंड डेथ ऑफ गांधीयन एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर पोटी श्री रामुली आफ्टर अ 56 डे हंगर स्ट्राइक। इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एजिटेशन होने लगा मतलब कंट्री में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश तो एक नया स्टेट बन गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो कांग्रेस के जो लीडर थे श्री रामुली, उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक किया 56 डे का हंगर स्ट्राइक। ठीक है, वो भूख हड़ताल की उन्होंने, और उसके बाद क्या उनकी डेथ हो गई थी। तो दिसंबर 1953 3 members states reorganization commission appointed under फजल अली, KM पनिक्कर एंड HN कुंसरू। ठीक है, तो 1953 में इसको देखते हुए 1953 में उन्होंने एक फजल अली कमीशन की अली कमीशन बनाया। इस फजल अली कमीशन में 3 लोग थे, फजल अली जी थे, KM पनिक्कर एंड HN कुंसरू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और उनका ये मानना था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मतलब लैंग्वेज एज द बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या क्या मतलब उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने रीऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट है तो उस स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो। लाइक जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ मराठी लोग ही रहें, या गुजरात है तो वहाँ गुजराती लोग रहें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब अगर महाराष्ट्रियन है तो वहाँ गुजरात के लोग भी रह सकते हैं, गुजराती स्पीकिंग पीपल भी रह सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तक क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारा इंडिया है वो यूनिटी में बात करते हैं, मतलब एकता। ठीक है, जहाँ पे जितने लोग उनमें क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो इट्स व्यू वॉज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन। मतलब यूनिटी, लोगों की एकता की बात है, वो प्राइमरी कंसिडरेशन है इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट। तो उन्होंने किसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था, वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट किया था फजल अली कमीशन ने। तो 1953 में पहला स्टेट क्रिएट हुआ था, कौन सा स्टेट था वो, आंध्र प्रदेश। और कौन से बेसिस पे हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेस पे हुआ था। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब हमारा मतलब जब हमें फ्रीडम मिल गई थी ब्रिटिशर से, तो उस समय क्या था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब हर स्टेट्स में अपना खुद का एक किंग होता था जो उस स्टेट्स को रूल करता था, उसकी अलग पॉलिसी होती थी। मतलब हर प्रिंसली स्टेट्स के अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था। तो क्या हुआ, टोटल उस समय 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, लेकिन 552 प्रिंसली स्टेट्स है वो सब के सब इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहते थे। उसमें से सिर्फ 549 ही थे जिन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ ज्वाइन हुए। रेस्ट जो तीन प्रिंसली स्टेट थी
पहली थी हैदराबाद, दूसरी कश्मीर एंड तीसरी जूनागढ़। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया। ये चाहते थे कि ये नहीं चाहते थे कि ये इंडिया के अंडर में आए। सो बाद में क्या हुआ, ये तीनों भी इंटीग्रेट हुए। हैदराबाद जो उस समय वहाँ नाजिम जो रूल थे, नाजिम लोगों का रूल चलता था, ठीक है। तो पुलिस स्टेट मतलब पुलिस एक्शन किया गया उनके ऊपर, लाठी चार्ज हुआ, जिसके बाद में क्या हुआ, हैदराबाद भी किसके अंडर में आ गया, इंडिया के अंडर में आया। जूनागढ़ वहाँ रिफरेंडम, मतलब रिफरेंडम का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन, लोगों से पूछा गया कि आप क्या मर्ज होना चाहते हैं इंडिया के साथ में या नहीं। तो लोगों ने बोला कि हाँ होना चाहते हैं। तो रिफरेंडम के थ्रू जूनागढ़ किसके अंडर में आ गया, इंडिया के अंडर में। थर्ड कश्मीर, लाइक कश्मीर में ऐसा था कि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी थी एंड मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ के जो किंग थे वो क्या थे, हिंदू रूलर थे, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, कि वो वहाँ खुद अलग से रहना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो पाकिस्तान था वो उन्होंने क्या किया, अटैक किया। वो चाहते थे कि जो कश्मीर है वो उनके अंडर में आ जाए, पाकिस्तान के अंडर में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुस्लिम रूलर थे। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के रूलर थे, जो वहाँ के किंग थे कश्मीर के, वो क्या हुए, थोड़ा मतलब उनको लगा कि नहीं हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस समय हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि जो किंग थे जम्मू कश्मीर के, उनको क्या लगा कि हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने पीएम जवाहरलाल नेहरू जी से बात की, ठीक है। उनके बीच में फिर एक ट्रीटी साइन हुई, और उसमें क्या हुआ, इस एसोसिएशन के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर था वो किसके अंडर में आ गया, इंडिया के अंडर में आ गया। लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वहाँ का डिफरेंट था, ठीक है। मतलब वहाँ के जो मैटर्स होते थे उसमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। उनका अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, ये इंडिया का पार्ट बन चुका है कम्प्लीटली। अब एक ये यूनियन टेरिटरीज के अंडर में आता है। सो ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन की। रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर लिया था वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को, ठीक है। 4 फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, एंड 4 फैक्टर्स को कंसिडर किया था स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन में। पहला, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमें स्टेट्स के रीऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी यूनिटी और उसकी सिक्योरिटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1966 में। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। स्टार्टिंग में एक्चुअली सिर्फ 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। वो तो अभी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 स्टेट्स थे हमारे पास और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन, जो हमारे जो देश है, जिसके जो यहाँ के जो नागरिक है, उनके वेलफेयर के लिए हमने स्टेट्स को क्या किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। Suggested 16 states and 3 union territories over the existing 4-part division of the states। क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 16 स्टेट्स को एंड 3 यूनियन टेरिटरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई थी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 1966 में। 14 स्टेट्स थी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई थी। जो स्टेट्स थी वो थे आंध्र प्रदेश था, उसमें असम था, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट स्टार्टिंग में थे। और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास कौन कौन सी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिन द्वीप आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो हिमाचल प्रदेश है एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सब भी यूनियन टेरिटरीज के अंडर में आते थे। ये सब इंडिविजुअल स्टेट्स नहीं थे, वो तो बाद में क्या बन गए, ये स्टेट्स बन गए। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कौन सा स्टेट कब बना, इसके बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, हमने जैसे देखा अभी, आंध्र प्रदेश 1953 में क्या हुआ था, मद्रास स्टेट से क्या हुआ था, अलग होके अपना खुद का एक इंडिविजुअल स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। और ये हमारी कंट्री में सब फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। सेकंड, दमन एंड दीव 1954 में दमन एंड दीव को हमने ऑक्यूपाई किया था, किससे ऑक्यूपाई किया था, पोर्तुगीज से, ठीक है। स्टार्टिंग में दमन एंड दीव किसके अंडर में आता था, पोर्तुगीज जो लोग थे उनके अंडर में दमन एंड दीव आता था। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1961 में, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, दमन एंड दीव को 1954 में अपने अंडर में ले लिया।
1954 पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले किसके अंडर में था? फ्रेंच, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी उन्होंने क्या ऑक्यूपाई क्या लिया था? पुडुचेरी। पहले पुडुचेरी के ऊपर फ्रेंच लोगों का डोमिनेंस था। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1962 में और हमने पुडुचेरी को अपने मतलब इंडिया में मर्ज किया 1954 में। 1963 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, क्या हुआ था 1963 में? पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात एक ही स्टेट था, फिर बाद में 1963 में महाराष्ट्र और जो बॉम्बे था वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो मराठी लोग थे वो महाराष्ट्र के अंदर आ गए और जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे वो गुजरात में चले गए। 1961 गोवा, दमन एंड दीव। 1961 में गोवा एंड दमन एंड दीव को हमने किससे एक्वायर किया था? पोर्तुगीज से, और इसके लिए क्या हुआ था? पुलिस एक्शन की रिक्वायरमेंट लगी थी हमें। 1963 नागालैंड। 1963 में हमने क्या किया था? नागालैंड को एक्वायर किया था। नागा हिल्स एंड ट्विसंग कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। आसाम में जो नागा हिल्स जितने जो हिल्स पे जो नागास रहते थे या ट्विसंग जो वहाँ का था उसमें से हमने क्या किया था? उस आसाम पोर्शन में से नागालैंड को अलग किया था। 1966 हरियाणा एंड चंडीगढ़। हरियाणा एंड चंडीगढ़ क्या हुआ था? पहले एक्चुअली जो पंजाब था, जो स्टार्टिंग में क्या था, जो पंजाब था वो उसी के अंडर में हरियाणा एंड चंडीगढ़ भी आता था। लेकिन शाह कमीशन 1966 में उन्होंने ये रिकमेंड किया कि नहीं, जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल मतलब पंजाब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, एक हरियाणा में और एक पंजाब में। डिमांड फॉर सिख होमलैंड बाय अकाली दल लेड बाय मास्टर तारा सिंह। उनकी क्या डिमांड थी? मतलब सिख बोलते थे कि मेनली सिख का होमलैंड है, ये किसका है? वहाँ पे सिर्फ सिख लोग रहने चाहिए। किसकी डिमांड थी? अकाली दल। वहाँ पे एक दल हुआ था अकाली दल जिसके उसको लीड किया था मास्टर तारा सिंह ने इसको लीड किया था, और उनका ये मानना था कि वहाँ पे जो पंजाब में सिर्फ सिख लोग ही होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो हरियाणवी लोग थे उनको सेपरेट किया था 1966 में। नेक्स्ट 1971 हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। हिमाचल प्रदेश हमारा क्या बना था? 18th स्टेट बना था ऑफ इंडियन यूनियन का। जो 18th स्टेट था वो क्या था? हिमाचल प्रदेश। 1972 में मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, इसको स्टेट की वो राइट दे दिया गया था। 1975 में सिक्किम फुल स्टेट बन गया था। 1987 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को क्या किया था? यूनियन टेरिटरी ना हो के अब क्या हुआ था? उसको स्टेट का दर्जा मिल गया था। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, ठीक है, 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड किससे अलग हुए थे? एमपी से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। एंड अभी 2011 आई थिंक सो, हाँ 2011 में ही तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। अब क्या हुआ? जो पहले के जो जितने भी स्टेट्स थे उनके नाम कुछ और थे, और अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ? हमने उस नेम को चेंज कर दिया है। लाइक 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसका एट प्रेजेंट नेम क्या है? उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास, जिसका नाम चेंज हुआ है तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम हो गया है कर्नाटका। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिको एंड अमिन देवी, ये स्मॉल स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, तो इन सबका नाम एक दे दिया है लक्षद्वीप आइलैंड। 1992 में दिल्ली, तो वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में। देन 2006 में उत्तरांचल, तो उससे क्या नाम दे दिया? उत्तराखंड एंड पुडुचेरी। देन 2011 में उड़ीसा के अभी क्या नाम हो गया उसका? ओडिशा। सो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की बात। थैंक यू, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़।